साथियों, नए भारत के निर्माण के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण, आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश उतना ही जरूरी है। जो पहले कभी नहीं हुआ, जिन लक्ष्यों को पाने की देश ने कल्पना भी नहीं करता था, वो आज के भारत में हकीकत हमारे सामने निर्माण हो रही है। अब आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उभरे, बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में, जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है। पूरा अंतरिक्ष उनके बाहुपास में आ रहा है। दोस्तों, देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए भी जो क्षेत्र पहले बंद हुआ करते थे, आज वो सेक्टर बेटियों की प्रतिभा के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, जब देश का मिजाज ऐसा हो, जब देश की रफ्तार ऐसी हो, तो हमें अपने युवाओं को भी खुली उड़ान के लिए नई ऊर्जा से भरना होगा। अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें ये तय करते आए थे कि बच्चों को किस दिशा में जाना है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अब युवाओं पर दायित्व और बढ़ गया है, और इसके साथ ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम युवाओं के सपनों और उड़ान को निरंतर प्रोत्साहित करें, उसके मन को समझे, उसकी आकांक्षाओं को समझे, तभी तो खाद पानी डाल पाएंगे। उसे समझे बिना कुछ भी थोपने वाला युग चला गया है। दोस्तों, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, हमें वैसा ही शिक्षण, वैसी ही संस्थानों की व्यवस्थाएं, वैसा ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हमारा मिजाज अपने आप को सज्ज करना ही होगा। नई नीति में पूरा फोकस बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें स्किल्ड बनाने पर है। हमारे युवा स्किल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, प्रैक्टिकल हो, कैलकुलेटिव हो। शिक्षा नीति इसके लिए जमीन तैयार कर रही है। साथियों, हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी बहुत बड़ी ताकत है, चर्चा भी करते हैं, लेकिन क्या कोई यूनिवर्सिटी है जिसने इसका स्टडी किया है कि आखिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या? क्या दुनिया में जब डेमोग्राफिक डिविडेंड का अवसर आया था, तब उस दुनिया के उस देश ने किस प्रकार के कदम उठाए थे, वहां की यूनिवर्सिटी कैसे व्यवहार करती थी और उसका बेनिफिट कैसे लिया? बहुत बार हमको कहते हैं, दोहराते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावनाओं पर हम क्यों न काम करें? उस सामर्थ्य का उपयोग हम आने वाले 20, 25, 30 साल के लिए देश को कैसे दे सके? ऐसे ही हम देखते हैं, अब दुनिया के देशों की स्थिति देखिए। समृद्ध से समृद्ध देश भी इस बात से परेशान है कि वहां लोगों की आयु बहुत बढ़ रही है, एजिंग प्रॉब्लम है, और युवा पीढ़ी न के बराबर हो रही है। बहुत बड़ा बल्क बुजुर्गों का है, उनको जो दुनिया चलानी है उसको चला नहीं पाते हैं। अब ये चक्र ऐसा है, हर एक को आना ही आना है,
आज हमारा देश युवा है, कभी हमारा देश भी ऐसा ही होगा जिसमें युवा कम होंगे, वृद्ध ज्यादा होंगे। वो दिन आने वाले हैं। क्या दुनिया में अभी से कोई है जो इस प्रकार के वृद्धत्व के कारण उस देश की जो स्थितियां बनी है उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने रास्ते क्या खोजे हैं? यूथ का अभाव में वो समस्याओं का समाधान कैसे कर रहे हैं? कौन सा ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि चीजें बड़ी स्मूथली आगे बढ़ रही है? ये सारे सोचने का काम मेरी यूनिवर्सिटीज का सहज स्वभाव होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में आपके लिए अभी से मैं मानता हूं रिसर्च और काम करने का अच्छा स्कोप होता है, और इसके कारण जिन बच्चों को ये प्रोजेक्ट देते हैं उनका एक विजन बनता है, उनको भी नई चीजें समझने का अवसर मिलता है। अब क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, क्लाइमेट के फील्ड में भी हमारे लोग अगर काम करें तो असीमित संभावना है हमारे पास। अब हमने देश में एक योजना बनाई है CDRI की। क्लाइमेट की स्थिति में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो उसका सामना कर सके, रेजिलिएंट होना चाहिए। अब उस पर हमारे रिसर्च किए बिना हम कैसे करेंगे जी? पहले के जमाने में जो चीजें बनाते थे तब न इतनी बाढ़ आती थी, न इतने वर्षा होती थी, कुदरत हमारे साथ चलती थी, हम कुदरत के साथ चलते थे। अब वो हमसे उल्टा चल रही है, हम उससे उल्टा चल रहे हैं। और इसलिए हमें इस नए संकट के सामने जीना कैसे, उसको सीखने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आज सारी दुनिया सोलर पावर की तरफ बढ़ रही है। भारत भाग्यवान है कि उसके पास तपता हुआ सूरज है। उस तपते हुआ सूरज की मालिकी हम कैसे उपयोग करें? उसके सामर्थ्य को हम हमारे जीवन व्यवस्था का हिस्सा कैसे बनाएं? सोलर पावर को हमारे यहाँ इतना महत्व दिया गया है, सरकार की नीतियों में दिया गया है, लेकिन हम रिसर्च के द्वारा, नए नए अनुसंधान के द्वारा, आज नए युग के हिसाब से नए वैज्ञानिक संसाधनों के साथ इस ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए हमें काफी काम करने की जरूरत लगती है। उसी तरह साथियों, स्वच्छ भारत अभियान हर व्यक्ति के दिल में ये बात अब घर कर गई है। हाँ भाई, स्वच्छ भारत के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन बात वहां से बनती नहीं है जब तक हम वेस्ट टू वेल्थ की तरफ योजनाएं नहीं बनाते हैं। ये जो कूड़ा कचरा निकलता है उसका सर्कुलर इकोनॉमी क्या हो सकती है, उसका बेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये तो यूनिवर्सिटी रिसर्च करके दे सकती है जी। हमारे नए नए लोग होते हैं, प्रयोग करके दे सकते हैं। हम वेस्ट में से बेस्ट कैसे बनाएं, हम सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे मजबूत करें, और खासकर लोकल लेवल पर सर्कुलर इकोनॉमी कैसे, कितने क्षेत्र आज हमारे स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए हैं। आज देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी नए आत्मविश्वास के साथ नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ बन रही है इसलिए बाकी यूनिवर्सिटी के नौजवानों को स्पोर्ट्स से कोई लेना देना, जी नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी के मैदान शाम को भरे रहने चाहिए, बच्चों को घर भेजने के लिए मेहनत करनी पड़े, ये वातावरण हर यूनिवर्सिटी के मैदान में होना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी ये लक्ष्य बना सकती है, एक एक यूनिवर्सिटी तय कर सकती है कि आने वाले वर्षों में मेरी यूनिवर्सिटी कितने गोल्ड मेडल ले आएगी, मेरे स्कूल के कितने विद्यार्थी, मेरी कॉलेज के कितने विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। ये किस यूनिवर्सिटी के टारगेट क्यों नहीं होने चाहिए दोस्तों? दुनिया के कितने देश में मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे खेलने के लिए जाएंगे, मैं उनको कैसे तैयार करूं? उनको एक्सपोजर मिलेगा, वे भी मेरी एक बहुत बड़ी अमानत बन जाएगा। साथियों, मैं स्ट्रे विचारों को इसलिए रख रहा हूं, अनगिनत संभावनाएं हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके हाथ में अवसर दिया है जो पिछले वर्षों में हमारे पास नहीं था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आया है, ये हमारा काम है उसको आगे बढ़ाए। साथियों, हम सबको याद रखना होगा कि देश के भविष्य निर्माण का राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नेतृत्व आप सब साथियों के हाथ में है।